राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। एनजीटी की संरचना। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के साथ एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हैं और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली, उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी का महत्व। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधित मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अधिकरण का कोई सदस्य पुनः नियुक्त के योग्य नहीं होता, इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है। चुनौतियाँ। 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार एनजीटी के कामकाज प्रभावित होते हैं क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं। एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं। आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों की समय समय पर आलोचना होती रहती है। मुआवजे के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि न होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है। एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय। वर्ष 2012 में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम माना जाता है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था। वर्ष 2015 में एनजीटी ने यह आदेश जारी किया था कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही कम समय में एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। इसके बावजूद देश में हो रही विकास गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण हेतु एनजीटी के दायरे को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है ताकि देश के विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके।